जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना है, यानी धातु एवं अधातु में पढ़ना है विशेषताएं। क्या पढ़ना है? विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु की विशेषताएं। धातु तथा अधातु की विशेषताएं। तो धातु तथा अधातु की विशेषताएं दो होती है। कितनी विशेषताएं होती है? दो। एक होता है भौतिक विशेषताएं। क्या बोलेंगे? भौतिक। भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं। और दूसरी होती है रासायनिक। क्या बोलेंगे? रासायनिक। रासायनिक विशेषताएं। यानी धातु तथा अधातु की कितनी विशेषताएं होती है? बोलेंगे दो। कौन कौन? बोलना है भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। धातु की भी दो विशेषताएं, एक भौतिक विशेषताएं और दूसरा रासायनिक विशेषताएं। और धातु की भी दो विशेषताएं, एक भौतिक विशेषताएं और दूसरा रासायनिक विशेषताएं। यानी कि हम पहले पढ़ेंगे इसमें धातु की भौतिक विशेषताएं, धातु की भौतिक विशेषताएं, उसके बाद पढ़ेंगे धातु की रासायनिक विशेषताएं, उसके बाद पढ़ेंगे अधातु की भौतिक विशेषताएं, उसके बाद पढ़ेंगे अधातु की रासायनिक विशेषताएं। यानी कि बारी बारी से हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे धातु। क्या देखेंगे? धातु। धातु धातु की धातु की भौतिक भौतिक विशेषताएं। धातु की भौतिक विशेषताएं। अब धातु की भौतिक विशेषता में सबसे पहले बोलना है धातु के अंतिम कक्षा में, धातु के अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक, दो या तीन। धातु के धातु के अंतिम धातु के अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन 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 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। क्या लिखे हैं? सोडियम। सोडियम बोले तो Na। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बोले तो 11। एटॉमिक नंबर बोले तो 11, यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11। और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होगा उसका उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होगा और उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। जब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो जाहिर सी बात है सोडियम में प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या 11 है। तो जिसका जितना परमाणु संख्या उसका उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो जाहिर सी बात है सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। तो प्रथम कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। ये चीज हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2, मैक्सिमम 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 18। और चौथी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो बोलेंगे 32। तो यहाँ पर प्रथम कक्षा में 2, प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरी में कितना रहता है? 8। तो जब प्रथम में 2 है, दूसरी में 8 है, प्रथम में 2 है, दूसरी में 8 है, तो हो गया 10, 8 2 10 और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 11। 11 में 10 रख दिए हैं, 11 में 10 रख दिए हैं तो कितना बच गया? जब 11 में 10 को रख दिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। बोलेंगे 1। जब 1 बच गया तो बताइए सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। जब अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या है? धातु है। क्या? धातु। और इसलिए तो अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे बोलेंगे मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12। प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 तो 10, 12 में 10 रख दिए, कितना बच गया? 2। अब जैसे देखेंगे एल्युमिनियम। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। परमाणु संख्या बोले तो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बोले तो यानी कि जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। तो 13 परमाणु संख्या है एल्युमिनियम का, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 13 है। तो इसमें जब 13 इलेक्ट्रॉन है, उस 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा में रख दिए हैं, तो दूसरी में कितना रखेंगे? 8। 8 तो 10, 13 में 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? 3। उसको रख देंगे अगली कक्षा में। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 3,
यहाँ लिखे हैं धातु की भौतिक विशेषताएं में पहली विशेषता कि धातु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप देखिए सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, इसलिए तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? धातु है, इसलिए तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? धातु है, इसलिए तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। यानी कि जो धातु होगा उसके केमिस्ट्री के नियम के अनुसार अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है। अब आगे भी उदाहरण लिया जा सकता है, किंतु 2-3 ही उदाहरण लेना है, ज्यादा नहीं लेना। उसके बाद अगला विशेषता को देखेंगे। अगला विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे धातु विद्युत का धनात्मक होता है, यानी धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होता है। पूछेगा धातु और अधातु दोनों में से कौन विद्युत धनात्मक होता है? बोलना है धातु। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। तो दूसरी विशेषता लिखना है धातु, क्या बोलेंगे? धातु विद्युत, धातु विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। अब इसका उदाहरण जैसे देखते हैं, जैसे सोडियम, क्या बोलेंगे? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11, और जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या है 11, तो जाहिर सी बात है सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 होगा। तो उस 11 इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा में रख देंगे 2। 11 में से प्रथम में कितना रखेंगे? 2। 11 इलेक्ट्रॉन में से प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, तो दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे? 8। प्रथम में मैक्सिमम 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8, 2 दोनों मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को रख चुके हैं। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें 10 रख दिए, तो बच गया कितना? 1। कितना बच गया? 1। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस प्रकृति में जितने तत्व है, इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में से अधिकांश तत्व अस्थायी होना चाहता है। अधिकांश ही नहीं, पूरे तत्व प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व है, यानी कि अभी तक ज्ञात तत्वों में से जितने भी धातु है, ज्ञात तत्वों में से जितने भी धातु है या जितने भी अधातु है, यानी जितने भी तत्व है इस प्रकृति में, सब क्या होना चाहते हैं? अस्थायी होना चाहते हैं। और अस्थायी होने के लिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बताइए सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या यह अस्थायी है? तो नहीं है। अस्थायी कब होगा? जब इसको अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? तो 8 अंतिम में कैसे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे ये पाएगा? तो इसको हम देखते हैं। इसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। यानी इसके 2 विकल्प है कि अंतिम में 8 हो जाए। एक विकल्प तो ये है, अभी अंतिम में 1 है, 8 अंतिम में होना चाहिए ताकि ये अस्थायी हो जाए। अस्थायी होना चाहता है, अस्थायी होगा, इसके लिए 8 चाहिए। अंतिम में 8 चाहिए, अंतिम में 8 नहीं है, 1 है। तो इसके 8 होने के लिए 2 विकल्प। पहला विकल्प, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक पहले से 7 ग्रहण किया, यानी दोनों मिलकर 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी। लेकिन दूसरा विकल्प ये भी है कि अंतिम कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसे वह त्याग दे, यानी वह उसे दान दे दे। क्या कर दे? दान दे दे। जब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो वह यदि 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, तो उसके पास अंतिम में कितना बच जाएगा? अंतिम में बच जाएगा 8। जब ये दान दे दिया, अंतिम में 1 थोड़ी ना रहेगा, अंतिम में कितना रहेगा? 8। अंतिम में कितना बच जाएगा? 8। तो यह हो जाएगा अस्थायी। तो बताइए यहाँ कि 7 को ग्रहण करना आसान है या 1 को दान देना आसान है? कौन आसान है और कौन कठिन है? 7 को ग्रहण करना आसान है या कठिन है, या फिर 1 को दान देना आसान है या कठिन है? तो हम कहेंगे 7 को ग्रहण करना कठिन है और 1 को दान देना आसान है, इजी है। क्यों है इजी? क्योंकि इसकी संख्या 7 है। इसमें ज्यादा इसे पावर लगेगा, इसके पास ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी, यानी कि इसमें ज्यादा मेहनत है, इसमें ज्यादा मेहनत है। 7 को ग्रहण करना ज्यादा मेहनत है, कठिन है, जबकि 1 को दान दे देना काफी आसान है। इसलिए धातु क्या करता है? वह ग्रहण नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को, ग्रहण करने के बजाय धातु इलेक्ट्रॉन को दान देता है। यही कारण है कि धातु को दानी भी कहा जाता है। धातु को क्या कहा जाता है? दानी भी। धातु को दानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करके वह दान ही देता है, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को दान देता है, इसलिए धातु को क्या कहते हैं? धातु को दानी कहते हैं। पूछेगा दानी किसे कहा जाता है? धातु और धातु किसे कहा जाता है? तो बोलना क्या? धातु। क्यों? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को
दान देता है। दान क्यों देता है? ताकि यह अस्थायी हो जाए, ताकि यह अस्थायी हो जाए। जब यह दान देगा तो उसके अंतिम में 8 बच जाएगा, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तो वह क्या हो जाएगा? अस्थायी। यही कारण है कि यह दान देता है, और यही कारण है कि यह दानी भी कहलाता है। जैसे देखिए, तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, यह अंतिम वाला 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अंतिम वाला 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम दान दे देगा। यानी कि अब 11 इलेक्ट्रॉन था, एक को दान दे दिया तो बच गया इसके पास कितना? 10। जब 10 बच गया तो इसे लिखेंगे प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, प्रथम में 2, दूसरी में 8, तो 8 2 10, 8 2 10, यानी ये दोनों बच गया, और ये तो दान ही दे दिया। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हम जानते हैं कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 होता है। कितना होता है? 11। जब 11 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान ही दिया, तो इसकी दान दे दिया तो 10 बच गया, और होता है 11। इसलिए हम यहाँ पर +1 चार्ज करेंगे। कितना चार्ज रखेंगे? +1। धातु पर सोडियम पर +1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? +1। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ 10 है और एक +1 चार्ज होगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यानी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, और यह दान भी दे दिया। अब जैसे देखते हैं मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोले तो Mg, मैग्नीशियम बोले तो Mg। इसकी परमाणु संख्या बोले तो 12। अब इसका प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, 12 में 10 रख दिए, कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में चाहिए, तो अस्थायी जब होगा, 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम में होगा, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। पहला विकल्प नंबर 1 बोलेंगे, या तो ये किसी से ये 8, ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 और 6 दोनों मिलकर 8 हो जाएगा, तो भी वह अस्थायी हो जाएगा, तो भी वह क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। किंतु इसके पास दूसरा विकल्प यह भी है, यह अंतिम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे वह दान दे देगा। तो उस अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को जब दान दे देगा, अंतिम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह यदि दान दे देता है, तो उसके पास दान देने के बाद अंतिम में कितना बच जाता है? 8। अंतिम में कितना बचता है? 8। तो भी तो वह अस्थायी हो रहा है। यानी कि दोनों में अब देखना है कि कौन आसान है, कौन इजी है। तो 6 को ग्रहण करना इजी है कि 2 को दान देना इजी है? तो बोलेंगे 2 को दान देना इजी है। क्यों? क्योंकि इससे कम है, 6 से कम है 2, यानी कि 6 ज्यादा है और 2 कम है, यानी इसकी संख्या कम है, और जो जिसकी संख्या कम रहेगा वही उसके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। यानी कि यह ग्रहण नहीं करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को, और तो ये क्या करेगा? दान देगा। यानी जब दान देगा, मैग्नीशियम जब दान देगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2। क्यों देगा? क्योंकि अस्थायी होना है। अस्थायी होने के लिए क्या चाहिए? तो अंतिम में 8। यानी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान दे रहा है, तो 12 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि इसके पास 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8, ये दोनों बच गया। अब 8 अंतिम में बच गया, ये क्या हो गया? अस्थायी। कितना इलेक्ट्रॉन को दान दिया? 2 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पर कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। जैसे एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13, और जिसकी जितनी परमाणु संख्या होगी उस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। जब 13 इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, और दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे? मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8। तो 8 तो 10, 13 में 10 रखा गया, कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। जब अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह अस्थायी नहीं है। अस्थायी होने के लिए अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 विकल्प है, या तो ये क्या करेगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ये 3 और 5 मिलकर 8 हो जाएगा, और अंतिम में जैसे ही 8 होगा यह क्या हो जाएगा? अस्थायी। किंतु इसके पास दूसरा विकल्प भी है, दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो ये अंतिम कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसे वह दान दे दे, और जैसे ही दान देगा तो अंतिम में कितना बच जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। उस स्थिति में भी यह अस्थायी हो जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन आसान है, दोनों में से कौन इजी है? 5 को ग्रहण करना इजी है कि 3 को दान देना? तो हमको देखना है कौन किसकी संख्या कम है। 5 जब ग्रहण करेगा तो ये अधिक हो रहा है, या 3 दान देगा तो ये कम हो रहा है। तो बोलेंगे 3 को दान देना इजी है, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? कम है। इसकी संख्या क्या है? कम है। इससे कम है, इससे कम है, यानी कि ग्रहण करने से संख्या में कम कौन है? दान देना। तो
दान देगा 3 ही इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए यहाँ पर दान ही देगा। तो जो इजी होगा वही तो करेगा ना, तो ये इजी क्या है, दान देना। इजी क्या है, दान देना। जब इलेक्ट्रॉन को जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को दान देगा यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो बच जाएगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10। 13 में से 3 दान दिया, कितना बच गया, 10। तो इसके पास अब हो गया 2 8 8 2 10 8 2 10, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन को दान दिया, 3। तो यहाँ हो जाएगा +3 चार्ज, कितना चार्ज हो जाएगा एल्यूमिनियम पर, +3 चार्ज। यानी आप देख सकते हैं धातु विद्युत धनात्मक होता है। Na+1, Mg+2, Al+3, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यानी कि विद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे धातु की अगली विशेषता, यानी कि धातु की तीसरी विशेषता, भौतिक विशेषता। धातु की तीसरी भौतिक विशेषता क्या है, तो बोलेंगे धातु धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब धातु में जो तन्यता का गुण पाया जाता है, वो तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है खींचना। तन्यता बोले तो खींचना। जैसे देखिए, जैसे अगर सोना की बात किया जाए, किसे, धातु में खींचने की क्षमता होती है, यानी कि धातु को खींचा जा सकता है। धातु को खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में होता है। किसमें होता है, सोना में। सर्वाधिक क्या बोलेंगे, सर्वाधिक 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 तन्यता, सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलना है, सोना में। क्या बोलना है, सोना में। सोना बोले तो एयू। अब इसमें देखना है, यदि आप 1 ग्राम सोना को लेते हैं, 1 ग्राम सोना को लेते हैं, तो उसे 1 ग्राम सोना से आप अप्रोक्स 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, यानी 1 ग्राम सोना को कहां तक खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। यानी कि सबसे अधिक सर्वाधिक बोले तो सबसे अधिक तन्यता का गुण किस धातु में होता है, तो बोलना है सोना में। किसमें होता है, सोना में। पूछेगा 1 ग्राम सोना को कितना दूरी तक खींचा जा सकता है, या 1 ग्राम सोना से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, तो बोलना है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार को खींची जा सकती है। अब देखना है धातु की भौतिक विशेषता में से चौथी विशेषता। तो धातु की चौथी भौतिक विशेषता क्या है, तो बोलना है धातु धातु में धातु विशेषता में बोलना है, चौथी विशेषता में बोलना है धातु धातु में आघात। क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता, का गुण, पाया जाता है। धातु में किसका गुण पाया जाता है, तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या है, आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ की वह क्षमता है, आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जिसे दबाने से वह दाब के दिशा में फैलने लगता है। आघात वर्धनीयता क्या है, बोलना है आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जिसे दबाने से दाब की दिशा में फैलने लगता है। यानी कि ये गुण धातु में विशेष तौर पे देखने को मिलता है, अर्थात धातु को दबाने से वह दाब के लंब दिशा की ओर फैलने लगता है। इसलिए चौथी विशेषता में बताना है कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसीलिए बोलना है, इसलिए क्या बोलना है, इसलिए इसलिए इससे इसलिए इससे पीट पीट कर इसलिए इससे पीट कर क्या बनाया जाता है, तो चदरा। इसलिए इससे पीट कर चदरा बनाया जाता है। तो क्या हम अधातु को पीट कर चदरा बना सकते हैं, बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी उसे पिटने से वह चूर चूर हो जाता है। इसलिए बोलेंगे कि धातु में ही आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए धातु को पीट कर चदरा बना सकते हैं। धातु को पीट कर चदरा बना सकते हैं, यानी कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे पीट कर क्या बनाया जाता है, चदरा। अब देखेंगे पांचवा विशेषता, धातु की भौतिक विशेषताओं में से पांचवा विशेषता। तो पांचवा विशेषता में बताना है धातु
विद्युत का, धातु विद्युत विद्युत का विद्युत तथा धातु विद्युत तथा उष्मा का, धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है? तो यहां पर पहले देखते हैं सुचालक किसका है। तो धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है। यानी धातु जो होता है वह दो चीजों का सुचालक होता है, खास तौर पे दो चीजों का सुचालक होता है। कौन कौन? तो एक विद्युत, विद्युत बोले तो करंट, यानी कि विद्युत का सुचालक, यानी कि वह यानी धातु विद्युत को अपने से होकर जाने देता है। यानी धातु में विद्युत बहता है, धातु में क्या बहता है? विद्युत बहता है, अर्थात यह विद्युत का सुचालक है। जिससे विद्युत बहेगा वह विद्युत का सुचालक होगा, जिससे विद्युत नहीं बहेगा वह विद्युत का सुचालक नहीं होगा, बल्कि वह विद्युत का कुचालक होगा। तो यहां पर कहता है धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक यानी धातु विद्युत तथा उष्मा को अपने से होकर बहने देता है, इसलिए क्या बोलेंगे? विद्युत तथा उष्मा का सुचालक। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में याद अपवाद में सॉरी अपवाद में नहीं, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछ देता है कि वह कौन सा धातु है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो बताना है चांदी। क्या बोलना है? विद्युत का विद्युत विद्युत का विद्युत का सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। क्या बोलना है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? क्या बोलेंगे? चांदी। क्या बोलना है? चांदी। चांदी बोले तो एजी, चांदी बोले तो एजी। अर्थात चांदी में अगर आप थोड़ा सा भी करंट देते हैं, थोड़ा सा भी विद्युत देते हैं, तो वह काफी तेजी से बहने लगता है। चांदी में थोड़ा सा भी करंट यानी विद्युत देने से विद्युत या करंट उसके अंदर काफी तेजी से बहने लगता है, यानी कि यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, चांदी। उसके बाद छठा विशेषता में देखना है धातु धातु का द्रव्यनांक। क्या बोलेंगे? द्रव्यनांक। धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि धातु जितने भी है उसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। यानी वह जल्दी गलता नहीं है, वह काफी देरी से गलता है, चूंकि उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? काफी उच्च होता है। किंतु अपवाद भी ध्यान में रखना है, इसका अपवाद है जैसे गैलियम। क्या बोलेंगे? गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसे आप हथेली पर भी रखेंगे तो वह गल जाता है, यानी कि हथेली पर रखने मात्र से ही गलने लगता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, गैलियम का द्रव्यनांक और क्वथनांक इतनी कम होती है, इतनी निम्न होती है कि इसे हथेली पर रखने मात्र से भी यह गलने लगता है। अर्थात धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च तो होता है, लेकिन अपवाद में गैलियम और दूसरा सीजियम, गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे धातु है, धातु होते हुए भी इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? निम्न है, इसलिए अपवाद को ध्यान में रखना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसका द्रव्यनांक वह कौन सा धातु है जिसे हथेली पर रखने मात्र से भी पिघलने लगता है। तो क्या बोलना है? गैलियम और सीजियम, यानी दोनों का द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न है, यही वजह है कि यह हथेली पर रखने से भी पिघलने लगता है। अगला विशेषता बताना है धातु कठोर होता है। धातु क्या होता है? कठोर। धातु कठोर होता है। अब धातु कठोर होता है, धातु तो कठोर होता है, लेकिन ध्यान में रखना है सोडियम कठोर नहीं होता, बल्कि वह सॉफ्ट होता है। सोडियम मुलायम होता है, यहां तक कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। किंतु धातु जितने हैं सभी क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद में सोडियम, ध्यान में रखना है सोडियम बोले तो Na। और एक और याद रखिएगा लिथियम। क्या बोलेंगे? अपवाद में याद रखना है, अपवाद में याद रखना है सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। और दूसरा क्या याद रखना है? लिथियम। क्या बोलेंगे? लिथियम। ये दोनों सोडियम और लिथियम ये दोनों ऐसे धातु है, धातु तो है लेकिन ये कठोर नहीं है,
ये अपवाद है, ये कठोर नहीं है, यह धातु का अपवाद है, यह कठोर नहीं होता है बल्कि सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सके, क्या बोलना, सोडियम, सोडियम और लिथियम। अब आगे देखेंगे आठवां, क्या आठवां विशेषता, क्या देखेंगे, आठवां विशेषता। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विशेषता, धातु की भौतिक विशेषता। आठवां विशेषता में बताना है धातु, क्या बोलेंगे, धातु प्रायः, धातु प्रायः प्रायः ठोस होते हैं। धातु प्रायः कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। अब धातु प्रायः ठोस होते हैं। अब इसको देखते हैं, ठोस क्या बोलेंगे, ठोस, ठोस बोले तो सॉलिड। धातु सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, अर्थात वह ठोस होते हैं। लेकिन 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 ध्यान में रखना है, लेकिन इसका ध्यान में रखना है, पारा, क्या बोल रहे हैं, पारा, पारा जो होता है यह कैसा होता है, यह द्रव, यह किस अवस्था में होता है, द्रव। लेकिन धातु होते कैसे हैं, धातु होते हैं ठोस, किंतु पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अब उसके बाद अगर और विशेषता देखना, जैसे नौवा, इधर लिख देते हैं नौवीं विशेषता, धातु की नौवीं भौतिक विशेषता। नौवीं विशेषता में बताना है धातु धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यानी जितने भी धातु हैं प्रकृति में, जितने भी धातु हैं, सभी धातु में अपना अपना एक विशेष तरह का चमक है, सभी धातु में एक विशेष तरह का चमक है। तो बोलेंगे धातु, धातु क्या बोलेंगे, धातु में, धातु में एक एक विशेष, एक विशेष विशेष प्रकार, एक विशेष विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे जिसे धातुई चमक कहते हैं, जिसे धातुई क्या बोलते हैं, धातुई चमक, धातुई चमक कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, धातुई चमक। पूछेगा धातुई चमक किसे कहते हैं, बोलना है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। अगला विशेषता बताना है दसवां, दसवां विशेषता अगर बोले तो बताना है धातु, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। जिस प्रकार धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु में, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ध्वनि, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं धात्विक, क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब इसको भाषा में लिख लीजिएगा। इसको किस कैसे लिखना है, जैसे यहाँ लिखे हैं 9 नंबर विशेषता में कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, उसी प्रकार लिखना है धातु में, क्या बोलना है, धातु में, धातु में एक विशेष प्रकार की, यहाँ चमक, यहाँ बोलेंगे ध्वनि, क्या बोलेंगे, ध्वनि। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। और विशेषता लिखना है तो और भी लिखा जा सकता है, और बता सकते हैं कि धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। यानी घनत्व का मतलब क्या, घनत्व का मतलब हुआ कि कम स्थान में अधिक चीज कोचा जा सके, कम स्थान में अधिक चीज को कोचा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं घनत्व अधिक। यानी कि जिसकी जितनी अधिक संख्या होगी उसकी उतनी घनत्व अधिक होगी। तो घनत्व का मतलब कम जगह में अधिक चीज को कोचा जा सके, तो वह हो जाएगा उसका अत्यधिक घनत्व, यानी अधिक घनत्व। तो अभी और भी इसके अलावे इसका विशेषता को देखा जा सकता है, किंतु कम से कम 10 विशेषता आपको ध्यान में रखना आना चाहिए। अगर 10 विशेषता आपको ध्यान में है तो इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातु की भौतिक विशेषताओं को लिखें। तो ये सारा चीज को लिख देना है, यानी 10 विशेषता को आपको कम से कम लिख देना है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो। और ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी पूछ सकता है, जैसे जैसे पूछेगा धात्विक ध्वनि किसे कहते हैं, बोल रहा है धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। पूछेगा धातुई चमक किसे कहते हैं, बोल रहा है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। पूछेगा वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, बोलना है सोडियम और लिथियम। क्या बोलना है, सोडियम और लिथियम। पूछेगा वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बोलना है पारा। क्या बोलना है, पारा। पूछेगा वह कौन सा धातु है जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, बोलना है चांदी। चांदी बोले तो एजी, चांदी बोले तो एजी। पूछेगा किसमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, तो बोलना है धातु में। किसमें पाया जाता है,
धातु में, और इसीलिए इसे पीट-पीट कर चदरा बनाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है? बोलना है सोना। क्या बोलना है? सोना। सोना बोले तो एयू, सोना बोले तो एयू। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है इस टॉपिक से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।